हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6th की एनसीईआरटी जिसका नाम है हमारे अतीत। कल हम लोगों ने इसका फर्स्ट लेसन देखा था, आज हम लोग इसका सेकंड लेसन देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसका सेकंड लेसन क्या है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, वे बच्चे जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, साथ में वे बच्चे जो क्लास 6th में हैं और जिन्हें समझने में इस लेसन को दिक्कत आ रही है, वे इस वीडियो को देख सकते हैं। और प्राचीन इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लेसन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा ध्यान दे करके इसे देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस वीडियो में जो है हम लोग सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स या उन्हीं लाइंस को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बाकी सबको हम लोग स्किप करते चलेंगे। इस लेसन में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? तो इस लेसन में जो है आरंभिक मानव के बारे में बात हो रही है कि वे क्या करते थे, कैसे अपना जीवन निर्वाह करते थे, भोजन उनका क्या था, कहाँ रहते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, तो हम लोग जो है आज उन लोगों के बारे में जानना शुरू करेंगे जो उपमहाद्वीप में, इस उपमहाद्वीप यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में आज से लगभग 20 लाख साल पहले रहते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आज हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें हम इस नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो आखेटक यानी कि आखेट करके, शिकार करके जो भोजन इकट्ठा करते थे लोग, उन्हें जो है आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। उनका नाम उनका नाम जो है ये क्यों पड़ा? क्योंकि वे जो भोजन इकट्ठा करते थे उनके तरीके के आधार पर उनका नाम पड़ा। ठीक है, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पत्तियाँ, पौधे, अंडे इकट्ठे किया करते थे। तो या तो वे शिकार करते थे या फिर फल मूल, इन सभी का इकट्ठा करके खाते थे, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? आखेटक खाद्य संग्राहक पड़ा। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक जो समुदाय होता था ना, समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। वो कभी भी एक जगह पे अपना घर बना करके नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ठीक है, ऐसा करने के कई कारण थे। अब कारण क्या थे? क्यों वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे? क्या ज़रूरी ही था घूमना उनका? तो देख लेते हैं क्यों घूमते थे। इसका पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें जो है दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो यदि एक जगह पे रहें तो यहाँ पे जितने पेड़ पौधे, फल मूल थे सब खा के समाप्त हो जाता, इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे ताकि जो है इनका जो है एक जगह का भोजन समाप्त नहीं हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण क्या था इनका? यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। अब जैसे ये हिरण हो गया, ठीक है, और ये आखेटक खाद्य संग्राहक थे, तो ये जो है जैसे जैसे हिरण दौड़ के जाता था जहाँ जहाँ, मतलब हिरण क्या, अन्य सभी जानवर भी जिधर जिधर दौड़ के जाते थे या फिर कहीं पे भी चले जाते थे, तो ये पूरे खाद्य संग्राहक भी उन्हीं की तरफ जो है जाना स्टार्ट कर देते थे। तो दूसरा रीज़न तो ये था कि शिकारी जानवरों की तलाश में उनके पीछे पीछे उन्हें जाना पड़ता था। ठीक है, अब नेक्स्ट कारण हम लोग देख लेते हैं कि तीसरा कारण क्या था। तीसरा कारण यह कि पेड़ों पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहे होंगे। ठीक है, मानते हैं कोई एक जगह पे है जहाँ पे गर्मी है और वहाँ पे गर्मी में ही फल फूल आ रहा है, तो ठंडी में तो यहाँ पे आएगी नहीं, तो फिर दूसरे जगह पे वे चले जाएंगे जहाँ पे ठंडा वाला इलाका है और वहाँ पे फल फूल आया हुआ है। तो इस प्रकार से वे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। ठीक है, अब चौथा कारण देखते हैं। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जो है जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। तो जो हमें पानी मिलता था उस टाइम में वो किन किन चीज़ों से मिलता था? झील, झरना, नदियाँ। वर्तमान समय में भी तो यही स्रोत है देखा जाए तो, लेकिन यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में जो है पानी बारिश में ही मिल पाता है, बारिश के बाद में ही।
तो कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो सालों भर बहती रहती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सिंधु, ये सभी नदियाँ। लेकिन कुछ नदियाँ जो कि बरसाती नदी होती है, जो सिर्फ बारिश होता है तभी उन नदियों में जो है पानी आ पाता है। तो ऐसी नदियों के यदि अगल बगल में वे रहते थे, बरसाती नदियों के, तो जब इनका पानी सूख जाता होगा तब उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, किन किन चीज़ों से मिलती है, क्या क्या स्रोत है, वे किन किन चीज़ों का उपयोग करते थे, उन्हीं के आधार पे तो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वे तो कुछ लिखित स्रोत छोड़ के नहीं गए, जो छोड़े भी हैं वे हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। ठीक है, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक जो है किया करते थे। ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, ये आरंभिक मानव थे। कौन थे? आरंभिक मानव। और ये जो है कुछ चीज़ों का प्रयोग करते थे, और इन चीज़ों का प्रयोग के आधार पर पुरातत्वविदों ने बताए हैं कि वे क्या करते थे, कैसे करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हैं। ऐसा पुरातत्वविदों का कहना है कि ये जो लोग थे, आरंभिक लोग, ये अपने काम करने के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार जो है बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। जो प्रेजेंट टाइम में पत्थर के औजार है आज भी बचे हुए हैं। क्यों ये औजार बचे हुए पत्थर के, लकड़ी के क्यों नहीं बच पाए? क्योंकि लकड़ी जो है वो सड़ गल जाती है एक टाइम के बाद में, बट पत्थर जो होता है वो नहीं सड़ता है, तो इसलिए। ठीक है, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए किया जाता था। तो इन औजारों का उपयोग किन चीज़ों में? फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बांध जैसे हथियार बनाए जाते थे। तो कुछ जो थी कुछ औजार जो थे उन पर ये क्या करते थे कि लकड़ी और हड्डी का जो है मुट्ठा लगा देते थे, और क्या बना लेते थे उससे? भाला बना लेते थे और बांध बना लेते थे। ठीक है, कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो लकड़ी का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? झोपड़ी बनाने के लिए, ईंधन के लिए यानी कि कुछ पका उका के खाने के लिए, ठीक है, औजार बनाने के लिए, इन सब चीज़ों का ये उपयोग करते थे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे साइड में जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पत्थर के औजार बने हुए हैं, ये वाले, ये भी। ये जो बुक है ना, ये न्यू एनसीईआरटी है, और कुछ एडिशनल जो जानकारी जो ओल्ड एनसीईआरटी में दिया गया है उसे मैंने यहाँ पे पेन से नोट कर लिया। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10,000 साल पहले बनाए गए पत्थरों के औजारों का उपयोग, ये देखिए, ये 10,000 साल पहले बनाए गए पत्थर का है। बाएं तरफ जो है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये जो बाएं तरफ जो ये वाला है औजार, ये इंसान जो है ये पौधे के जड़ों को खोद करके और कुछ खाने योग्य चीज़ें निकालते थे। और जो दाहिने साइड में ये वाला पत्थर का औजार जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। तो जो जानवर के बने खाल होते थे ना, उनको वस्त्र बनाने के लिए और उनको सिलने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, गुट्टिका क्या होती है? तो यह एक प्राकृतिक पत्थर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। क्या इन लोगों की रहने की जगह निर्धारित थी? क्या आरंभिक मानव किसी एक ही जगह पे रहते थे? तो देख लेते हैं। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ खाद्य आखेटक संग्राहक जो है, आखेटक खाद्य संग्राहकों के रहने के प्रमाण मिले। तो ये कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हमें जो है आरंभिक मानव के रहने के प्रमाण मिले हुए हैं? तो देखते हैं हम लोग कैसा जगह देखना है। लाल त्रिकोण वाला, तो लाल त्रिकोण भीमबेटका, आ जाइए इधर हुसंगी, और यहाँ कुरनूल गुफाएं। ये 3 जगह हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं और हुसंगी। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। हुसंगी कहाँ है? कर्नाटका में है। और कुरनूल गुफाएं कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या क्या मिले हैं, खाद्य संग्राहक होने के लोग यहाँ पे खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, ऐसा प्रमाण मिला है। इनके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक जो है रहते थे। मानचित्र में सिर्फ
कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं, कई पुरास्थल जो हैं नदियाँ और झीलों के किनारे पाए गए। तो क्वेश्चन इसमें BPSC 4.0 में ये बन सकता है कि भीमबेटका और फिर कुरनूल गुफाएं और हुसंगी ये सभी कैसे स्थान थे। तो आखेटक खाद्य संग्राहक होने के यहाँ पे स्थान जो है हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये भी ओल्ड NCERT से मैंने लिया हुआ है। पत्थर से औजार बनाने वाली जगह को उद्योग स्थल कहते थे। ठीक है, और जहाँ पे ढेर सारे औजार बनाए जाते थे ना, और रह करके वहाँ पे लोग रह करके ढेर सारे औजार बनाते थे, तो उसे आवासीय उद्योग स्थल कहा जाता था। जैसे हुसंगी कहाँ है, कर्नाटका में है। हुसंगी जो था वह एक आवासीय उद्योग स्थल था, यानी कि वहाँ पे लोग रहते थे और ढेर सारे औजार बनाते थे। ठीक है, चूँकि पत्थर के उपकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छी पत्थर जो है मिल सके। ऑब्वियस बात है कि इन लोगों का जो है ज़्यादातर क्या 90% काम ही पत्थर से हो रहा है, खाने पीने वाला चीज़ के लिए। तो ऐसे ये जगह पर जाना चाहते थे जहाँ पे इन्हें अच्छे अच्छे पत्थर मिल सके और इनका काम ईजी हो सके। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं, यानी कि इस टाइप से गुफा, जैसे शेर का होता है ना, शेर का गुफा, उस टाइप की गुफा और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। देखिए, पहले के जो लोग थे, आदि मानव या आरंभिक मानव जिन्हें कहते हैं, या खाद्य संग्राहक मानव, ये लोग तो घर बनाना जानते नहीं थे। तो ये लोग जो है गुफा के अंदर रहते थे। पहाड़ी का कोई गुफा है, उसमें रह गए। वहाँ पे ये लोग इसलिए रहते थे ताकि इन्हें धूप, बारिश या जंगली जानवर हैं उनसे बचाया जा सके, उनसे ये बच सके। ठीक है, ये एक शैल्य चित्र है, यानी कि पहाड़ पे जो है, पहाड़ पे कंदराओं के अंदर गुफाओं में चित्र बनाया गया है। जैसे कि ये कोई जानवर भाग रहा है और इसे ये मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। ठीक है, ऐसा चित्र मिला है। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी यूपी की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से जो है सजीव चित्रण किया गया है। देख ही सकते हैं कितने बेहतर तरीके से जो है यहाँ पे फ़ोटो बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग बता देते हैं यूपी का भीमबेटका आपको। यहाँ पे है भीमबेटका, ये यूपी में पड़ता है। और यहीं से क्या मिले हैं हमें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से गुफाएं और कंदराएं मिली हैं, जहाँ पे क्या मिले हैं हमें, शैल चित्र मिले हैं। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये है नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पुरास्थल हम किसे कहते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन जैसी इमारतें जो हैं, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो ये वैसे स्थान होते हैं पुरास्थल जहाँ पे हमें कुछ अवशेष मिले हैं, पुराने टाइम के लोगों के कुछ बर्तन मिले हैं, औजार मिले हैं, फिर गहने मिले हैं, कुछ भी मिले हों। ठीक है, वैसे स्थान को पुरास्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र में और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरास्थल जो है किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो पुरास्थल जो है उसे कहते हैं जहाँ पे हमें औजार, बर्तन, इमारत जैसी कुछ वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, जहाँ पे ये प्रमाण मिला है कि लोग पहले रहते थे। ठीक है, और क्या पुरास्थल सिर्फ ज़मीन के ऊपर मिला है, तो नहीं, ये समुद्र में के अंदर मिला है, समुद्र के ऊपर मिला है, धरातल पे मिला है। ठीक है, नदी तल पर भी मिला है। तो ये आप BBI लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है BPSC 4.0 में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ओल्ड NCERT से कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे नोट डाउन की है। भारत में पुरापाषाण युग में, कब, पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो जब पत्थर, पुरापाषाण का मतलब क्या हुआ, जब पत्थर का काल चल रहा था, जब सारी कामें जो हैं पत्थर से ही मानव जो है किया करते थे। उस समय ना ही तांबा, लोहा, सोना, इन सब चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था, या उन लोगों ने उसका खोज नहीं किया था। तो जब सब काम पत्थर से हो रहा था, उसी टाइम पे है हमें शुतुरमुर्ग मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से इसके अंडे के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। और इस टाइम के जो औजार थे ना, ये चूना पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, और हुसंगी में जो औजार मिला है वो भी हमें चूना पत्थर का बना हुआ ही मिला है। इन अंडों के छिलके चित्रांकन के प्रमाण मिलते हैं। इन अंडों के छिलके पर जो है चित्रांकन के प्रमाण मिलते हैं और अंडे से मनके भी बनाए जाते थे। देखिए, यहाँ पे जो महाराष्ट्र के पटनेपुरा से
जो हमें शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं, क्या वो पूरे होल सही सलामत मिले होंगे? बिल्कुल भी नहीं। अंडा का छिलका मिला है। देन उसके बाद में अंडा के छिलके पे ना कुछ फ़ोटो बना हुआ है। उसका यूज मनके के रूप में भी किया गया है। शुतुरमुर्ग का अंडा तो काफ़ी थोड़ा बड़ा होता है जनरल अंडा से, मुर्गी ये सब के, तो उसका उपयोग मन का यानी कि कुछ रखने वाला वस्तु के रूप में भी किया गया है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और आपको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इन लोगों ने आग की खोज कैसे की। तो मानचित्र में कुरनूल गुफाएं ढूंढो। कुरनूल गुफाएं मैंने कहाँ बताया था? कुरनूल गुफाएं आपका है आंध्र प्रदेश में। यहाँ देखिए, यहाँ है कुरनूल गुफा, यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ से हमें राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो स्टार्टिंग के जो लोग थे, पूरा पाषाण के लोग, ये लोग आग जलाना सीख लिए थे। ठीक है, आग का इस्तेमाल जो है कई कार्यों के लिए किया जाता होगा। किन किन कार्यों के लिए? तो रोशनी के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए आग का उपयोग किया जाता होगा। किन किन चीज़ों के लिए? सबसे पहले तो मांस भूनने के लिए, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर रखने के लिए। ठीक है, अब आते हैं नाम और तिथियाँ पर कि कैसे इन सभी का नाम रखा गया और इनकी तिथियों का निर्धारण कैसे किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। सही बात है। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों, पूरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना हुआ है। VVI पूरा पाषाण का जो जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो पूरा जोड़ पाषाण होता है। पूरा का अर्थ प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर। ठीक है, यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान जो है माना जाता है। तो पहले इस पैराग्राफ को हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में डायग्राम के रूप में मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल कब से कब माना जाता है? तो पूरा पाषाण काल माना जाता है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का टाइम पीरियड। देखिए कितना लंबा टाइम पीरियड है ये। ठीक है, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल को आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की 99% घटनाएं जो हैं, कहानी इसी काल के दौरान घटित होती है। सही बात है, इतना लंबा टाइम पीरियड है तो इसमें जो है सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं 99%। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मीसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना जाता है। तो पूरा पाषाण काल जो है उसके बाद कौन सा टाइम पीरियड आया? 12,000 से 10,000 साल के लिए आया था आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, जिसको मेसोलिथिक कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं या लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे आपको मिलेगा। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। यानी कि पूरा पाषाण काल के बाद में आया आपका मध्य पाषाण काल, और इसमें पूरा पाषाण काल का औजार तो मिलता ही था। पूरा पाषाण काल में ना बड़े बड़े पत्थर के औजार बनाए जाते थे। अब इसके बाद आया मध्य पाषाण काल और इसमें छोटे छोटे एकदम पत्थर बनाए जाने लगे। तो इसीलिए इसको लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से औजार बनाए जाने लगे थे? तो हंसिया और आरी बनाए जाने लगे थे। ठीक है, यहाँ पे अब नए जो है अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। अब नया जो युग स्टार्ट होता है 10,000 साल के बाद में जो है के पहले, उसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण युग का मतलब क्या होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो ये सभी तो आप स्किप कर सकते हैं। देखिए अब बनाया हुआ है नीचे, यहाँ से बहुत ही ईजिली हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए पूरा पाषाण काल ये, और फिर पूरे टाइम पीरियड को जो है 20 लाख से लेकर के 10,000 तक के टाइम पीरियड को हम लोग कैसे बांटते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला है पूरा पाषाण काल, देन उसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल और फिर आता है नव पाषाण काल। ठीक है,
तो पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक का टाइम पीरियड है। मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 और नव पाषाण काल जो स्टार्ट होता है 10,000 से स्टार्ट होता है। यही कह रहा था यहाँ पे आरंभिक और मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल क्या होता है। तो पूरा पाषाण काल को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है। और इसी में जो है बड़े बड़े पत्थर के जो है औजार बनाए जाते थे। अब मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 साल पहले, तो इसे मेसोलिथ युग कहते हैं। इसी में पर्यावरणीय बदलाव देखे गए थे, ठीक है। यानी कि जलवायु जो है थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी थी और इसमें जो है घास उगने लगे थे। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि घास जब उगने लगा तो जो शाकाहारी जानवर हिरन वगैरह ये सभी जो है घास खाते गए और फिर इनका जो है वृद्धि होने लगा, ठीक है। और औजार जो है इसमें बहुत छोटे थे और इसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण युग भी कहते हैं, ठीक है। और ये है नव पाषाण काल, ये 10,000 साल से स्टार्ट होता है। अच्छा, इसी में जो है नव पाषाण काल में लोग जो है यानी कि मानो ये घर बना के रहने लगे, प्रॉपर खेती करने लगे थे, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर वाले वीडियो को हम लोग देख लेते हैं, PDF को। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे ये ओल्ड NCERT से कुछ चीज़ें जो है कवर की हुई हैं, इसे देख लेते हैं। भारत में प्राचीनतम निम्न पूरा पाषाणिक स्थल, यानी कि पूरा पाषाण को जब हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं तो पहला जो है निम्न पूरा पाषाणिक स्थल, इसके जो है महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर इसके साक्ष्य मिले हैं, जो कितना टाइम पुराना है, 14 लाख ईस्वी पूर्व के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बदलती जलवायु। ये जलवायु कब बदली है? तो ये आपका जो जलवायु है वो बदली है आपका मध्य पाषाण काल में, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट होता है? ये होता है स्टार्ट 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले। तो लगभग जो है 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी जो है बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में जो घास के मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय और उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और खाने पीने की आदतों और प्रजनन की समय की जो जानकारी है हासिल करने लगे। अब जो आदिमानव तो ये तो विशेषकर इन्हीं सब जानवरों को खाते थे, तो अब इनके पीछे पीछे स्टार्ट हो गए आना और इसके बाद में उसका ऑब्जर्वेशन करने लगे। कोई भी चीज़ हमारे आंखों के सामने ज़्यादा टाइम तक रहती है तो उसको हम ऑब्जर्व करने लगते हैं। सो ही हाल इनका हुआ। ये लोग धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे। देन उसके बाद में जानने लगे कि इनका प्रजनन का समय क्या है, इनके खाने पीने की आदतें क्या हैं, ठीक है। हो सकता है कि लोग तब तक लोग जो है इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। तो ऑब्वियस बात है, बिना पाले तो आज हम लोग ऐसे पालतू थोड़ी ना बना लेते हैं। तो स्टार्टिंग तो कोई ना कोई किया होगा, तो ये आरंभिक मानव ही किए थे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। आप इसे BBI लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या पूरा पाषाण काल युग में लोग मछली खाते थे? तो बिल्कुल, भोजन का ये मुख्य स्रोत था मछली, ठीक है। चलिए, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है, आइए देखते हैं कैसे किया आरंभिक लोगों ने खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे जो है अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो इस टाइम में क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली जो है गेहूं, धान, जौ जैसे अनाज उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना जो है शुरू कर दिया हो। तो हो सकता है कि पुरुष, बच्चे और महिलाएं जो हैं इन अनाज को बटोरने लगे हों। साथ ही वे यह भी सीखने लगे हों कि यह अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। तो इन अनाजों के साथ भी वही हुआ, लोग इनको ऑब्जर्व करने लगे कि धान, गेहूँ, जौ ये सभी कैसे उग रहे हैं, कब उग रहे हैं, कहाँ उग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। तो फिर ऑब्जर्व करने लगे और ख़ुद से ही क्या करने लगे, इनको जो है इन अनाजों को उगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वे कृषक बन गए, ठीक है। धीरे धीरे वे कृषक बनने के क्रम में वे ऑब्जर्व करते करते वे धीरे धीरे पैदावार उगाने लगे और वो कृषक बन गए, ठीक है। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू जो है बनाया हुआ। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जो है जंगली पूर्वज था। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये BBI क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था। तो सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता। और कुत्ता का जो जंगली रूप होता है
जंगली स्वरूप पूर्वज जो था उसे पालतू बनाया गया। धीरे धीरे लोग किसे बनाने लगे, भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। दाना चारा कुछ डाल देते थे, ठीक है। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे क्या बन गए, पशुपालक बन जाते हैं, ठीक है। देखिए आज भी हम लोग जो गांव में भेड़, बकरी, गाय या फिर जो भी व्यक्ति पालते हैं वे क्या करते हैं, जंगली जानवरों से इनकी सुरक्षा करते हैं। गांव में देखा जाता है कि जो बकरी पालते हैं मनुष्य, जो परिवार, वो जो है रात को जो है भेड़िया से उसकी सुरक्षा करते हैं, उन्हें एक कमरे में बांधते हैं या फिर कुछ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार वे धीरे धीरे सुरक्षा करने लगे और फिर फाइनली ये पशुपालक बन जाते हैं। अच्छा, इसे तो मैंने समझा ही दिया और कुछ तो नहीं ना है। चलिए आगे देखते हैं। घरेलूकरण की प्रक्रिया, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसे विशेष ध्यान दे करके समझिएगा कि घरेलूकरण की जो प्रक्रिया है वास्तव में है क्या। तो देखते हैं। लोगों के द्वारा जो है पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने, यानी जब लोग पौधा उगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब लोग पौधा उगाना स्टार्ट करते हैं और जानवरों की देखभाल शुरू कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। क्योंकि आज हम लोग घरेलू व्यक्ति हैं, ठीक है। क्यों है, क्योंकि हम लोग पौधा उगा लेते हैं, उससे अनाज प्राप्त कर लेते हैं, हम जानवरों को पाल लेते हैं। तो ये सभी जब चीज़ें होने लगी, ये प्रक्रिया होने लगा, तो उससे कहते हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ये आप समझ सकते हैं सिर्फ कि ऑब्वियस बात है, जो जंगली सूअर होता है या जंगली भैंसा होता है, उसका दांत, उसका सींग काफ़ी खूंखार होता है, ठीक है। और जो घरेलू जानवर होते हैं, जैसे घरेलू सूअर हो गया, भैंस हो गई या फिर कोई भी जानवर, तो ये सभी जो होते हैं उनके सींग, दांत, ये सभी खतरनाक नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया, देखिए ये जो है, ये है आपका घरेलू सूअर, घरेलू, और ये है आपका जंगली सूअर। ये कितना खतरनाक इसका दांत दिख रहा है, ठीक है, आप देख ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये VVI आप लगा लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में जो है धीरे धीरे चलती रही। कौन सी प्रक्रिया, घरेलूकरण की। लोग पौधे उगाने लगे, जानवरें पालने लगे। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से, बिल्कुल सही है। अगर हमारे आदि मानव भोजन के लिए अनाज न उगाते, जानवरों को पालना स्टार्ट नहीं किए होते, तो शायद आज हम भी ऐसे मौज मस्ती में भोजन नहीं करते रहते। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आती है। आप VVI लगा लीजिए इसे कि सबसे प्राचीन फसल कौन कौन सी है, तो गेहूं है और जौ है। आप लोग इसके पिछले वाले लेसन में पढ़े ही हैं कि गेहूं और जौ जो है कहाँ पे सबसे पहले मिलता है, तो मेहरगढ़ में इसके साक्ष्य मिलते हैं, जो कि पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। तो सबसे पहले क्या पालतू बनाया गया, तो कुत्ता बनाया गया, देन उसके बाद में भेड़ और बकरी बनाया गया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नवीन जीवन शैली, अब लोगों की जो नवीन जीवन शैली हो गई वे कैसी हो गई, इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे टाइम तक रहना पड़ गया। अब जैसे धान का जो फसल है, तो धान की फसल के लिए कम से कम आपको 3 से 4 महीना लग जाता है। तो 3-4 महीने अगर आदि मानव फसल उगा रहे हैं, धान के बीज बो दिए हैं ज़मीन में, तो उसको देखभाल करने के लिए कि जंगली जानवर आके खा ना जाए, तो उनको एक जगह पर रहना पड़ेगा, ठीक है, लंबे टाइम तक। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम इसमें शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इनके भंडारण की बात जो है सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी और भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? जवाब में कारण बताओ। देखिए, जब
ये फसल पैदा हो गया तो फसल को रखने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए ना, तो मिट्टी के कोई बर्तन भी चाहिए। तो ये लोग मिट्टी का बर्तन बनाने लगे, टोकरियाँ बुनने लगे, फिर ज़मीन में गड्ढे खोद देने लगे और उसमें रखने लगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। सही बात है, जानवर जो है बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध प्राप्त हो सकता है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से मांस मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन जो है भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो यदि हम लोग देखें, ये आप लगा सकते हैं VVI के रूप में कि पशुपालन क्या है, तो पशुपालन जो है भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ये जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें बस कहना यही चाहता था ये पैराग्राफ कि लोग जो है धीरे धीरे जानवर पालने लगे और उनसे मांस, दूध और उनके जो बच्चे थे वो इजीली भंडार के रूप में, भोजन के भंडार के रूप में उन्हें मिलने लगे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानचित्र 2 देखो, क्या तुम्हें कोई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातात्विदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो मैंने उन जगहों के यहाँ नाम लिख दिए हैं। ये जगह हैं बुर्जहोम, चिरांद, महागढ़ा, कोल्डिहुआ, मेहरगढ़, दोआजली, हेडिंग, हुल्लूर और पय्यमपल्ली। ये वे जगह हैं जहाँ पुरातात्विद जो कि खुदाई करते हैं ज़मीन में और कुछ अवशेष जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, जो मिलते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये वे ऐसे जगह हैं जहाँ पे इनको जो है पुरातत्विदों को, कृषकों और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। यानी प्रेजेंट टाइम के कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में ये जो है पाए गए हैं। ठीक है, आगे वास्तव में ये निर्दिष्ट जो स्थान है कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। यहाँ पे कृषक जो थे और पशुपालक जो थे ये रहते थे या नहीं, यह जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो जितने भी जगह हैं, क्या यहाँ पे सच में लोग रहते थे या नहीं रहते थे? तो इसके लिए ये क्या करते थे, जो पुरातात्विद हैं वे क्या करते हैं, तो वे जो खुदाई में मिला पौधा है और पशु है उनकी हड्डियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। वहाँ पे जो है ना जला हुआ अनाज का दाना मिला है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। तो जो पुरातात्विद हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये या तो जानबूझकर जलाए गए होंगे या फिर गलती से ये जल गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। ठीक है, विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान इसमें जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अस्थाई जीवन की ओर। कि ये लोग जो हैं, जो आरंभिक मानव थे, सबसे पहले तो आखेटक और खाद्य संग्रह के रूप में रहने लगे। देन उसके बाद में धीरे धीरे मौसम चेंज हुआ और फिर ये जानवरों के पीछे भागने लगे और फिर उसके बाद में ये जानवरों को पालने लगे और फिर खेती करने लगे। तो ये अस्थाई जीवन की ओर कैसे बढ़ जाते हैं, ये एक जगह रहकर कैसे रहने लगते हैं, मतलब एक जगह टिक करके 2 महीने 3 महीने तो धान की खेती वगैरह करने लगते हैं और फिर प्रॉपर एक ही जगह रहने लगते हैं और फिर पशुओं को भी पालने लगते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो पुरातत्विदों जो होते हैं उनको कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जो कि बुर्जहोम, वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्त आवास कहा जाता है। तो ये हम लोगों का हो गया आपका भारत का मैप। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बनाने में, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक है, इधर का जो इलाका है ये है कश्मीर और यहाँ पे जो है एक जगह मिला है बुर्जहोम। बुर्जहोम में क्या है कि गर्त आवास मिला है, जैसे ये ज़मीन है, ठीक है, और इसके नीचे ये गड्ढे खोद लेते थे और इसमें जो है रहते थे, तो इसे ही कहते हैं हम लोग गर्त आवास।
इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इनमें उतरने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में जो है सुरक्षा मिलती थी। जब भी ठंड का मौसम आते थे, तो ऐसे भी जम्मू कश्मीर में तो ठंड ही पड़ती है, बहुत भयानक ठंडी के मौसम में, तो ये लोग जो है इसके अंदर चले जा करके रहते थे। ठीक है, पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। यानी कि ये जो घर है, झोपड़ी है इनका, इसके अंदर भी आग जलाने की जगह मिले और यहाँ ऊपर भी आग जलाने की जगह मिले हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर जो है खाना पकाते होंगे। तो जैसा मौसम होता होगा उस हिसाब से जो है ये घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। क्या मिले हैं? तो पत्थर के औजार मिले हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ इन्हें पत्थर के औजार भी मिले हैं। चलिए, इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। तो इनमें जो है कई ऐसे पुरातत्वविदों को औजार मिले हैं जो कि स्टार्टिंग जो था पुरापाषाण युग का उपकरण पत्थर, उन पत्थर के जो औजार उनसे अलग मिले हैं इन्हें, इसलिए इन्हें जो है नवपाषाण युग का माना गया। तो ऐसे औजारों को ये लोग मान रहे हैं कि ये नवपाषाण युग के जो है औजार होंगे। इनमें वे औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो जो औजार थे उनका धार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए इसके लिए उस पर पॉलिश चढ़ाते थे, इसलिए इसको जो है नवपाषाण युग का इसको माना गया है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। तो उस टाइम में जो है ओखली और मूसल का प्रयोग हमें देखने को मिला है। आज हज़ारों साल के बाद भी जो है ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आज भी हमारे घर में देखा जाए तो हमारी दादी नानी या फिर इवन आजकल छोटा छोटा ओखली आ गया है तो उसका प्रयोग तो हम लोग भी कर ले रहे हैं। तो ओखली और मूसल का प्रयोग जो है आज भी देखा जाता है। उस तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग जो है लगातार होता है। कुछ औजार जो है हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो हम लोग तो देखे ही हैं स्टार्टिंग में ही इस लेसन के कि पत्थर से, हड्डी से और लकड़ी से औजार बनाए जाते थे। तो लकड़ियों वाले तो बचे नहीं हैं, पत्थर वाले बच गए हैं। चलिए, ये देखिए यहाँ पे औजार के फ़ोटो जो हैं वे दिए गए हैं, कैसे कैसे औजार होते थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों रखने के लिए किया जाता है, चीज़ों को रखने के लिए। तो ये जो बर्तन था इसका उपयोग क्यों होगा? किसी भी वस्तु को रखने के लिए। तो ये कब मिले हैं? तो नवपाषाण युग में मिले हैं सबसे पहले। धीरे धीरे लोग इन बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। सबसे पहले धान, चावल, गेहूँ ये सब रखने के लिए किए, देन इसका उपयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। धीरे धीरे लोग जो है कृषि करने लगे, तो चावल, दाल ये सभी अनाज इनका महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया आहार का। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो अब जो है लोग क्या करने लगे? कपास उगाने लगे थे इसी टाइम पे। ठीक है, चलिए, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। क्या पूरे वर्ल्ड में या फिर जहाँ पे भी लोग रहते थे, क्या एक ही बार में सभी लोग धान की खेती करने लगे हैं, कुत्ते जैसे जानवरों को पालतू बनाने लगे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सब पालने लगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग लोगों के साथ ऐसा हो रहा था। ठीक है, एक तरफ जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक जो है बदल बदल कर अपनी जीविका जो है चलाया करते थे। तो बहुत ऐसे जगह थे जहाँ पे लोग मौसम के हिसाब से अपने काम करते थे कि जैसा मौसम है उस अकॉर्डिंग वे काम किए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो ये हमारा भारत, ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान का इलाका और ये हुआ अफ़गानिस्तान का। तो यहाँ पे जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं और इसी के बीच का जो स्थान है ये है आपका मेहरगढ़। ठीक है, और मेहरगढ़ से हमें क्या क्या मिले हैं? तो मेहरगढ़ से हमें गेहूँ और जौ के प्रमाण मिले हैं। आगे देख लेते हैं और क्या क्या मिले हैं। तो मेहरगढ़, यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है। मेहरगढ़ में गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, सुअर, हिरण के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चलिए मानचित्र में मेहरगढ़ ढूंढो, मैंने बता ही दिया। यह ईरान से जाने वाले रास्ते, सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बुलंद दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। इससे आप इस बुलंद दर्रे को VVI लगा लीजिए, क्योंकि इसी बार BPSC TRE 3rd में पूछा गया कि मस्कत और एक और कोई दर्रा था और बोलन क्या है। ठीक है, तो मस्कत, बोलन ये सभी क्या हैं? तो उसका ऑप्शन था दर्रा। ठीक है, तो आप VVI लगा लीजिएगा इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री और पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी जो है पालना स्टार्ट किया था। तो मेहरगढ़ ही वो इलाका है जहाँ पे लोगों ने क्या करना शुरू किया। तो एक तो यहाँ के लोगों ने गेहूं और जौ उगाना स्टार्ट किया, दूसरा भेड़ बकरी पालना शुरू किया। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिले हैं। इनमें हिरण मिला है, सुअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ बकरी के हड्डी मिले हैं। मेहरगढ़ का घर का स्ट्रक्चर कैसा था उसे अब देख लेते हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे मैंने इसी को ड्रॉ किया, ये चौकोर और आयताकार घर। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ठीक है, तो किसी में 4 कमरे मिले हैं, किसी में उससे ज़्यादा मिले हैं, किसी में जो है भंडारण के काम के लिए इनको बनाया गया था। मृत्यु के बाद जो है सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। ठीक है, और मेहरगढ़ में क्या सिस्टम था ना कि जब कोई मर जाता था तो ऐसा माना जाता था कि उसके परलोक की जो जीवन है अब शुरू होने वाली है, तो उनके साथ कोई जानवर, ज़्यादातर बकरी जो है भेड़ बकरी रख दिया जाता था। तो लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ठीक है, यहाँ के मेहरगढ़ के लोगों की आस्था क्या थी कि मृत्यु हो जाने के बाद भी क्या होती है, जीवन होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, तो उनके साथ कुछ सामान रख दिया जाता था। देखिए मेहरगढ़ के चित्र यहाँ पे घर का। चलिए आगे देखते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कब्र मिली है। कैसी कब्र मिली है? एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी भी दफनाया गया। यहाँ एक मृतक व्यक्ति है और इसके साथ बकरी दफनाई दी गई है, 2 बकरी हैं। संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया हुआ है, यानी कि यहाँ की दुनिया उसकी समाप्त होती है, अब अगले दुनिया में ये जाएगा तो भेड़ बकरी खाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है VVI बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ से मृतक के साथ बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये मिले हैं आपके मेहरगढ़ से, और ये मेहरगढ़ कहाँ है? सुलेमान किर्तर पहाड़ी के बीच में है, जहाँ से सबसे पहले गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं उगाए जाने के। देन उसके बाद में जो है भेड़ और बकरी के सबसे पहले पाले जाने की जो साक्ष्य हैं यहीं से मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ के कब्र का चित्र है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट और इस वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो। वाक्य को पूरा करें। पहला है, आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे। क्यों रहते थे? धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए और जंगली जानवर से बचने के लिए। ठीक है, घास वाले मैदान का विकास कब हुआ था? तो मध्यपाषाण काल में हुआ था। मध्यपाषाण काल में कब से कब? तो 12,000 साल से 10,000 साल तक के बीच का टाइम पीरियड है मध्यपाषाण काल, जिसको माइक्रोलिथ कहते हैं, लघु पाषाण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे जो है औजार बनाए जाने लगे। पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर के औजार बनाए जाते थे, लेकिन इस काल में मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थर के औजार बनाने जाने लगे थे। और इस समय जो है टेम्परेचर जो है बढ़ने लगा था और घास के मैदान उगने लगे थे, जिसके कारण जो भी शाकाहारी जो जानवर थे उनकी जो है तादाद बढ़ने लगी। ठीक है, चलिए और ये VVI जो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं इन्हें हम लोग फटाफट देख लेते हैं। क्या क्या है ये तिथियां? मध्य पाषाण काल कब से शुरू होता है? अभी मैंने बताया 12,000 साल से 10,000। बसने की प्रक्रिया कब से आरंभ होती है? तो 12,000 साल पहले, यानी कि मध्य पाषाण काल में जो लोग थे वे बसना स्टार्ट कर दिए थे, रहना स्टार्ट कर दिए थे। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले होता है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब होता है? तो 8,000 साल पहले। और गेहूं और जौ के साक्ष्य भी कब मिले हैं? 8,000 साल पहले। आई होप आप लोगों को ये जो लेसन है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।